जय हिंद साथियों। मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर शोध करता हूं। हम मारवाड़ हिस्ट्री में कल मालदेव के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ पार्ट बचा था, उसको हम आज पढ़ेंगे और कल मालदेव को पूरा रिवाइज करते हुए रावचंद्र सेन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। ये क्योंकि ये दोनों बड़े राजा हैं, इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% नहीं 110% चांस बनते हैं। तो मालदेव के निर्माण कार्य जो हमने कल देख लिए थे, फिर भी आज देखते हैं कि रिया और मेड़ता ये दोनों दुर्ग इसने नागौर में बनाए। सोजत दुर्ग पाली में और पोकरण दुर्ग जैसलमेर में, ये इसने दुर्गों का निर्माण करवाया। और जोधपुर दुर्ग का इसने परकोटा मतलब रामपाट चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसका निर्माण इसने करवाया था। और रिया और मेड़ता दुर्ग दोनों नागौर में है, सोजत दुर्ग पाली में और पोकरण जैसलमेर में। ये चीज़ें तो हम कल पढ़ चुके थे। कल एक बार फिर से हम मालदेव को पूरा रिवाइज करेंगे क्योंकि अच्छा राजा है। आज हम रूठी रानी के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाता है। रूठी रानी कई इतिहास में प्रसिद्ध हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का जो प्राप्त हुई तो उमादेव को प्राप्त हुई। कौन थी उमादेव? तो उमादेव लूणकरण भाटी जैसलमेर का शासक है, उसकी पुत्री थी। हमने जब इसके मालदेव के अभियान पढ़े तो हमने देखा था कि जैसलमेर पर आक्रमण करता है एक, और जैसलमेर पर जब आक्रमण करता है तो जैसलमेर के राजा जो लूणकरण भाटी थे, ये इनको अपनी फालौदी वाली जगह देकर इनको वापस कर देते हैं। लेकिन उसने इतिहास पढ़ रखा था, उसने देखा था कि मेवाड़ में जब आक्रमण होता है तो हाड़ी रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर दुर्ग देकर एक बार वापस कर दिया था, लेकिन उसने 1 साल बाद ही आक्रमण कर दिया था और मेवाड़ में द्वितीय शाखा संपन्न हुआ था। इसीलिए इसने परमानेंट इलाज करने के लिए इसने सोचा कि अपनी पुत्री की शादी इसके साथ कर देते हैं और उसके बाद शादी हो जाएगी और उसके बाद आक्रमण के चांस कम हो जाएंगे। आक्रमण फिर भी मालदेव कर सकता था क्योंकि अपने पिताजी को मारकर शासक बना था। मारवाड़ हिस्ट्री का पहला पितृहंता शासक था वो मालदेव। तो और इस कहानी को हमसे सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर जो पहली बार चैनल पर आए हैं, और लास्ट तक आप वीडियो को देखिए। जब लास्ट एंड तक अगर जो आपको अच्छा लगे तब सबसे लाइक कर देना वीडियो को। तो लूणकरण भाटी इस उमादेव की शादी मालदेव के साथ करना चाहता है। अपने सामंतों को भेजता है वहाँ पर, पंडित जी को भेजता है शगुन लेकर, और वहाँ पर जब जाते हैं तो मालदेव कहता है चलो कर लेंगे। मालदेव की वैसे कई शादी हो रखी तो एक और से कर लेगा, और बाकी उमादेव बाकी काफ़ी सुंदर थी तो शादी करता है मालदेव। और मालदेव की जब बारात जाती है तो बड़ा राजा था जैसलमेर का, बड़ी लंबी चौड़ी बारात जाती है इसकी, बड़ी बारात भी जाती है इसकी। कहते हैं जब वहाँ पर ये बारात इसकी जाती है जैसलमेर में, तो वहाँ जब रुकी हुई होती है तो एक रस्म होती है राजस्थान में, डेरा पर देखने, वहाँ की जहाँ बारात का डेरा लगा होता है वहाँ पर जो घर की औरतें होती हैं उस डेरे को देखने के लिए आती हैं, और वहाँ पर जलो गीत गाए जाते हैं। ये याद रखना, जब हम आर्ट और कल्चर पढ़ेंगे तो जलो और जलाल गीत देखेंगे कहाँ गाए जाते हैं। तो बारात का डेरा देखने जाते समय स्त्रियाँ गाती हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे वहाँ फिर से एक बार। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए एक बार जलो गीत गाते हुए जाती हैं। लेकिन अब जिसकी शादी हो रही वो कैसे जाए देखने? ये तो था नहीं कि जिसकी शादी हो रही है वो देखने जा सकती थी। तो ये कहते हैं कि जो उमादेव होती है ये कहती है कि हम जैसलमेर दुर्ग की अगर जो ऊपर जाकर देखेंगे तब हम वहाँ से पूरा दृश्य देख सकेंगे, पूरा नज़ारा देख सकेंगे, बाहर तक देख सकेंगे। और जब ये दुर्ग पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तब ये अपने मम्मी पापा को एक कमरे में लड़ते हुए देखती है, सुनती है, आवाज़ें सुनती है जिसमें उसके मम्मी पापा लड़ रहे होते हैं। क्या बातें चल रही होती हैं? जो लूणकरण भाटी की जो पत्नी थी वो कह रही थी कि मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कहते थे कि हम मालदेव को मार देंगे, कि जब कल मालदेव फेरे लेने के लिए अंदर जाएगा तो हम मालदेव को मार देंगे। लेकिन उनकी पत्नी कैसे कह रही थी कि आप कैसे मार देंगे, आपका जमाई हो रहा है वो, आप कैसे मार देंगे इसको? उमादेव ने जब यह पूरी बात सुनी तो उसने सोचा कि हम लोगों की सगाई हो चुकी है और शादी की सगाई आधी शादी होती है। तो उसने पत्र लिखा और मालदेव के पास पत्र भेजा, और मालदेव को जो पत्र मिला तो बहुत खुश से बोले कि ये पत्नी होनी चाहिए जो शादी अभी तक नहीं हुई फिर भी अपने पिता के खिलाफ हो गई और हमें सूचित कर दिया उसने। तो मालदेव ने अपने में से 2 आदमी बढ़िया निकाले, हट्टे कट्टे तैयार किए। बोले आपको सिर्फ इतना करना है, जब हम फेरे करने जाएं तो लूणकरण को बस फेरों में नहीं जाने देना है, उसके बाद तो हमको देख लेंगे। अब जब मालदेव गए वहाँ फेरे करने के लिए, अंदर भी गए, जैसे ही ये आगे बढ़े लूणकरण,
वो लोग पकड़ लें, अरे बैठो आराम से ऐश करो, यहाँ पर दारू सारू पियो। बोले वो वहाँ कन्यादान करना है, बोले कन्यादान कोई कर देगा घर में, काहे परेशान हो आप। तो लूणकरण भाटी की ये चाल खराब जाती है, बेकार जाती है, चाल उनकी चल नहीं पाती, और उमादेव से शादी हो जाती है मालदेव की। और मालदेव के साथ उमादेव जब वापस अपने जोधपुर आती हैं तो उनके साथ एक दासी थी भारमली, क्या नाम था, भारमली। भारमली भी जाती। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा अपनी लड़कियों की शादी किया करते तो उनको वहां जाकर काम ना करना पड़े, इसलिए दासियां दे दिया करते थे, एक नहीं कई कई दासियां दे दिया करते थे। भारमली अति सुंदर दासी थी, और दासी क्या थी, उमादेव की बहुत अच्छी मित्र थी, फ्रेंड थी, दोस्त थी। क्योंकि जब ये भारमली थी, ये पड़ी हुई मिली थी किसी को, और कोई चीज़ अब अगर जो किसी को पड़ी मिली तो किसके देते हैं, पुलिस थाना चौकी, और उसके हिसाब से बाद में आगे पहुंचा लेते हैं हम लोग। और पहले राजा ही सब कुछ हुआ करता था, तो कोई पाया होगा और राजा के पास लेकर गया, राजा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। तो भारमली के साथ उमादेव के साथ ये पली बड़ी हुई भारमली, इसलिए उमादेव की बहुत अच्छी मित्र थी ये। तो उसने कहा कि पिताजी हमारे साथ भारमली को ही भेज दीजिए। और मालदेव जी जब शाम को पैग वैग लगा कर आए, या अफीम का नशा किया करते थे मालदेव जी अपने कमरे में पहुंच गए, तो उसके पहले उमादेव जो थी वो तैयार हो रही थी, रानी है तैयार होके आएंगी, श्रृंगार काफ़ी करने होते हैं। तो उमादेव ने भारमली से कहा कि जाओ आप, इतना कह दो जाकर कि भी समय बाकी है, रुक जाओ अभी हम आ जाएंगे। और मालदेव भारमली और उमादेव में अंतर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। और उमादेव ने इसीलिए कि मतलब जो इंसान हमारा 10 मिनट 5 मिनत इंतजार नहीं कर सकता, वो हमारे साथ जीवन साथी जीवन क्या निभाएगा, इसीलिए उन्होंने इनका त्याग कर दिया। और कभी भी उस घटना के बाद भारमली और मालदेव की इस घटना के बाद कभी भी उनके सामने नहीं गई, मालदेव के साथ रही ही नहीं कभी। और काफ़ी दिनों तक वो अजमेर के दुर्ग में रहीं, फिर मेवाड़ साइड में चली जाती हैं, और एक राम नाम के पुत्र को गोद लिया था उन्होंने, उसके साथ अपना पूरा जीवन यापन कर देती हैं। और फिर बाद में जब इनकी मालदेव जी की मृत्यु होती है और ये समाचार जब मिलता है उमादेव को, तो उन्होंने कहा कि ये वो बेलखना होंगे लेकिन हम नहीं हैं। वो मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती हैं, और ऐसी पतिव्रता स्त्री को हम पश्चिमी राजस्थान में इनको लोक देवी का दर्जा दिया जाता है। इनके आज भी गीत गाए जाते हैं उमादेव के। तो ये उमादेव और मालदेव की एक प्रेम कहानी, या कह सकते हैं आप रूठी रानी उमादेव की कहानी थी, जो एक नंबर देकर आपको जाएगी कि उमादेव कहाँ तक रही, अजमेर में रही, किसकी पत्नी थी, मालदेव की पत्नी थी, पुत्री किसकी थी, तो लूणकरण भाटी की पुत्री थी। ये कहानी याद रह जाएगी तो थोड़ा ये पता चल जाता है कि कहाँ से चीज़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं इस चीज़ें इनसे है। और इनके अगर जो दरबारी विद्वानों के पहले एक चीज़ और देखें, ये भारमली थी, भारमली जो थी ये, अब उमादेव का तो चैप्टर समाप्त हो गया, क्लोज हो गया चैप्टर। अब भारमली जो थी ये एक बार जोधपुर के दुर्ग पर ऊपर खड़ी हुई जैसलमेर की तरफ एकटक देख रही थी, और जैसलमेर में बिजलियां कड़क रही थी, और उनको एकटक ही देख रही थी। मालदेव ने इनको देखा तो कहा कि क्या है, आप जैसलमेर जाना चाहती हैं क्या? बोले हाँ जाना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएं हम, हमारे कारण की राजकुमारी दर दर की ठोकरें खाई उसने। तो उन्होंने कहा कि मतलब जब आप जाना चाहती हैं तो क्या हिम्मत क्या जैसलमेर वालों के जो आपको कुछ कह दें। बाकायदा पत्र लिख के भेजा कि भारमली को कोई कुछ नहीं कह सकता। और बाकी वह जब वहाँ जाती हैं और वहाँ रहने लगती हैं, जैसलमेर में जाती हैं और वहाँ रहती हैं। जब ये जैसलमेर में रह रही थी तो जैसलमेर का जो राजकुमार था वो इनकी आगे पीछे चक्कर काटने लगा। हालांकि इसकी ऑलरेडी 3 शादियां हो रखी थी, फिर भी इसके आगे पीछे चक्कर काटने लगा। तीनों पत्नियों को समस्या हुई, और तीनों में से जो दूसरी पत्नी थी उसका भाई था बाघा, क्या नाम था, बाघा कोटड़िया। क्या नाम था, बाघा कोटड़िया। कोटड़ा का था इसलिए कोटड़िया, नाम था बाघा, कोटड़ा का संबंध था इसलिए कोटड़िया। एक डकैत टाइप का आदमी था, डाकी आदमी था ये। उसने कहा कि तीनों ने मिलकर कहा कि वो बीच वाली से कहा कि आप अपने भाई को बुलाइए और वह इसका जो इलाज निकाल देगा, इसका इलाज करेगा करो भारमली का। तो जब वो आता है उसकी बहन ने पूरी बात बताई, तो कहता है इसको हम कल देखेंगे, आप जब सीख देनी होती है तब आप मत आइएगा। सीख पश्चिमी राजस्थान के लोग या पूरे राजस्थान के लोग जानते हैं हमारी समझ से। तो जब सुबह वो बाघा बहुत सुबह सुबह उठा और अपने ऊँट पर जाकर बैठ गया,
चाय पानी कुछ नहीं है, ऐसे बैठ गए जाकर रोड पर। जैसे मेरे उन्होंने कहा, "काहे बाघा जी आप परेशान काहे हो? काहे जा रहे हो? चाय पी के जाओ।" बोले, "नहीं, हमें बहुत जल्दी कोटड़ा जाना है।" कोटड़ा जगह कहाँ पड़ती है ये? बाड़मेर में। कोटड़ा जाना है, बहुत जल्दी हमें। तो बोले सीख तो लेते हैं, बोले सीख के लिए भेज दो हमारी बहन को। उससे अच्छा उसकी बहन को पहले से बातें पता थी उनकी, तो वो तैयार नहीं हुई। बोले मेरी ओढ़नी कहाँ है, कहाँ है? वो बहाने बनाने लगी। उसने कहा कि भारमली आप जाओ, आप बिल्कुल तैयार बैठी थी। बोले आप जाओ, आप सीख दे दो जाकर। और वो जब सीखने जाती है तो हाथ पकड़ कर उसको अपने ऊँट पर बिठा लेता है बाघा। और कहते हैं बाघा भारमली कोटड़ा तक पहुँचते-पहुँचते इनमें बहुत अच्छी मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है इन दोनों में। और इनके किस्से जन-जन में बाड़मेर में प्रसिद्ध है। और इनके बारे में जो और आगे देखा जाए, इन दोनों की प्रेम कहानी के बहुत अच्छे दोहे हैं। जैसे कि लिखा है, एक कवि लिखता है कि जहाँ तरोवर तहाँ मोर यो, जहाँ सरोवर तहाँ हंस, और जहाँ बाघ हो तहाँ भारमली, जहाँ शराब तहाँ मंस। कि जहाँ जहाँ मोर होंगे, जहाँ जहाँ तालाब होंगे वहाँ वहाँ मोर होंगे, जहाँ 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 पेड़ होंगे वहाँ वहाँ मोर होंगे, जहाँ तरोवर पेड़ होंगे तहाँ तहाँ मोर होंगे, जहाँ जहाँ तालाब होंगे वहाँ वहाँ हंस होंगे, जहाँ जहाँ बाघा होगा वहाँ वहाँ भारमली होगी, और जहाँ जहाँ शराब होगा वहाँ वहाँ मांस होगा। ये बात जब पता चलती है मालदेव को, तो मालदेव बड़ा परेशान होते हैं और अपनी सेना तैयार करने लगते हैं। लेकिन कुछ सामंत उनको समझाते हैं कि वो डाकू टाइप का आदमी है, कहीं भाग गया नहीं मिला तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि 9 कोटी मारवाड़ की सेना बाघी को पकड़ने गई थी और एक आदमी को ना पकड़ पाई। एक छोटे से सामंत को ना पकड़ पाई, बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। वो भी आक्रमण क्यों? एक दासी के लिए आक्रमण। तो मालदेव समझ जाते हैं और फिर मालदेव के मन से नहीं उतर पा रही भारमली, तो उसने आसानंद जी को भेजा। एक बार उमादे जब अपने यहाँ वापस आ रही थी, उमादे एक बार जब अपने घर वापस आ रही थी ईसरदास जी लेकर, तो आसानंद जी ने उनको वापस कर दिया था दोहे बोल कर। तो आसानंद जी से कहा कि उमादे को तो तूने वापस भेज दिया था, लेकिन आप जाओ भारमली को लेकर आओ। आसानंद जी का ये ठीक है, हम लेकर आएंगे। कहते हैं कि आसानंद जी जब मालदेव के कहने पर जब बाड़मेर जा रहे थे, तो बाघा 4-5 किलोमीटर आगे आकर दंडवत प्रणाम करता है। जब वो सुनता है कि इतने ज्ञानी ध्यानी आदमी हमारे पास आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो बाघा बोला कि हमारे तो भाग ही खुल गए, कोटड़ा की धरती पावन हो गई आपके चरण पड़ने से। तो और बाघा जो है आसानंद जी की बहुत सेवा किया करता, अच्छे-अच्छे खाना खिलाता, जो हो सकता वो करता था। इसीलिए आसानंद जी कहते हैं गए ही नहीं वापस वहाँ से, बाघा भारमली के पास ही रह गए। आसानंद जी ने देखा कि बाघा भारमली खुश भी बहुत है, तो आसानंद जी यहीं रुक गए थे, यहीं रह गए, इसके बाद गए ही नहीं। और आगे चलकर जब बाघा की मौत हो जाती है, तो भारमली वहीं पर सती हो जाती हैं, बाघे के पीछे सती होती हैं, बाघे के साथ सती हो जाती हैं। आसानंद जी लेकिन फिर बाघा और भारमली का नाम ना भूले उनसे, कि बाघा आओ बड़े घर कोटड़ा, रातों धनी, जासी फूल झड़े पर बास न जाही बाघ जी। आसानंद जी दोहे बोलते-बोलते घूमते रहते, दीवालों से सर टकराते घूमते रहते, पागल टाइप में हो गए थे आसानंद जी, कि बाघा आओ बड़ेरो, कि बाघा कोटड़ा का तू धनी है, हे बाघा तू उस कोटड़ा का धनी है कि जहाँ जैसे कि फूल झड़ जाते हैं परंतु उनकी वास नहीं जाती है, उसी प्रकार बाघा तू मर गया है, लेकिन कोटड़ा से तेरी वास नहीं जा रही है। कालांतर में पाकिस्तान की एक रियासत थी अमरकोट, वहाँ के कोई राजा थे, वो आसानंद जी को लेकर चले जाते हैं अपने पास। उन्हें जब पता चलता है कि इतने महान पुरुष हमारे सीमा के आस-पास भटक रहे हैं, तो उनको लेकर चले जाते हैं। लेकिन आसानंद जी सेवा तो अमरकोट का शासक कर रहा है, लेकिन आसानंद जी के बाघा को नहीं भूल पा रहे थे। तो उसने एक बार अमरकोट के राजा ने बाघा के इनके आसानंद जी के जो है पोते को बुलाया, कहा कि अगर जो तुम्हारे दादाजी पूरी रात अगर जो बाघा का नाम ना लें, तो हर घंटे हम तुमको 1000 सोने के सिक्के देंगे। अरे लिखा तो है 1 लाख सोने के सिक्के देंगे, हर घंटे तुमको 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। अब ये बात जब पोता उनका अपने दादाजी को बताता है, आसानंद जी को बताता है, तो आसानंद जी कहते हैं चलो जहाँ तक हो सकेगा तहाँ तक नहीं लेंगे, लेकिन रहा नहीं जाएगा। कहते हैं जैसे-तैसे 3-4 घंटे बीते, लेकिन उसके बाद इनके मन से दोहा मुँह से दोहा निकल ही गया कि थोड़-थोड़ पग दौड़, थोड़-थोड़ क पग दौड़, कबरा पेट न कारण, रत रात दिवस रहाड़े बीजो नहीं बाघ जी। कि मतलब कि थोड़े-थोड़े पग रखकर पेट रूंधने के लिए खाना तो हम प्राप्त ही कर सकते हैं, लेकिन बाघ जी आपके एहसान को हम नहीं भुला सकते हैं। ये बाघा भारमली की बहुत अच्छी प्रेम कहानी आप देखिए, पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही फ़ेमस। और मालदेव के साथ में हमने पढ़ लिया है, तो
क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको अपना आर्ट और कल्चर हिस्ट्री पता होनी चाहिए। दरबारी विद्वानों में तो वही आसानंद जी, उमा देवी भटियाड़ी, उमा देवी भटियाड़ी कवित, भटियाड़ी रानी थी, भाटी रानी थी तो भटियाड़ी, और कवित मतलब कविता उमा देवी के बारे में लिखा, और बाघा भारमिली। आसानंद जी फिर बाघा के पास चले गए थे, तो बाघा भारमिली रदुहा, और फिर गोगा जीरा पेड़ी, ये गोगा जी जो हुए हैं लोक देवता, उनके बारे में लिखा इसने, आसानंद जी ने लिखा। तो आसानंद जी की 3 किताबें, 2 तो पक्का याद रखना ऊपर वाली। उसके बाद ईसरदास जी, हाला झलारी कुंडलिया, बड़ी होने के कारण वीर सत्सा इसका नाम दिया, और देवयानी और हरिरस कृष्ण जी पर लिखा, मीरा जी और कृष्ण जी पर लिखा, तो हरिरस देवयानी देवी माता पर लिखा था, इसलिए देवयानी, और हाला झलारी कुंडलिया वीर सत्साई, दूसरा नाम इसका वीर सत्साई। तो आज हम मालदेव को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम चंद्रसेन के बारे में जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मालदेव को पूरा रिवाइज करेंगे। अगर जो हमारे प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।